हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिक्सिंग फ्यूचर पे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़े आसान भाषा में। आप लोग का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, इतना मोटा जीके मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूरा जीके पढ़ भी लेते हैं, याद करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी वो बोलते हैं मुझसे याद नहीं हो पा रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग को लुसेंट जीके पूरा चैप्टर वाइज आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। और ये बुक आप लोग को पता ही होगा लुसेंट का जीके कितना इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। और इससे हर एक टॉपिक से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज मैं आप लोग को पार्ट 1 दूंगी और ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं आगे देते रहूंगी और आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को आज मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ, जिसमें आता है भारत का इतिहास। आप लोग को पता ही होगा भारत का इतिहास एक है और एक विश्व इतिहास है, जिसमें आज आप लोग को भारत का इतिहास पढ़ा रही हूँ। और प्राचीन भारत, जो अगर आपके पास बुक होगा तो आप अगर बुक खोले होंगे तो उसमें आप लोग के फर्स्ट पेज में ही है प्राचीन भारत, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ऋग्वेद यजुर्वेद आज का टॉपिक है, जो आगे मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के पास अगर लुसेंट जीके है तो आप लोग खोल के बैठिए और उसमें लाइनिंग करते जाइएगा, जो जो आप लोग को समझने में या मैं आगे एमसीक्यूज करवाऊंगी तो आप लोग वो लाइनिंग करते जाइएगा। और जो इसमें नहीं होगा वो आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। लेकिन पहले आप पूरा एक बार वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आप कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसका अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंदू कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट्स में लिखा है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। तो आज मैं आप लोग को प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाऊंगी। और ऐसा कहा जाता है कि सुनने से कोई भी चीज सुनने से जल्दी वो चीज याद हो जाता है। जैसे कोई मूवीज को हम अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उसका लाइन बाय लाइन कब क्या होता है हर एक चीज हमें याद रहता है। उसी तरह मेरा कहना है या और सब लोगों का कहना है, सुनने से जल्दी याद हो जाता है। तो आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश पहले कीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आगे एमसीक्यूज करवा रही हूँ। आप ये टॉपिक पढ़ लिए, समझ लिए, अब एमसीक्यू करेंगे। तो पहला है, भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जमद्वीप, बी भारत, सी सिंधु, डी हिंदुस्तान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के नाम पे। यूनानी भाषा में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है हिंदुस्तान, सी है इंडे, डी है जमद्वीप।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा इंडे। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से कहते थे? ऑप्शन ए भारत, बी जमद्वीप, सी हिंदुस्तान, डी इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा जमद्वीप। प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी नर्मदा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सिंधु। पश्चिमी देशों ने भारत को सिंधु नदी के नाम से क्या कहा? ऑप्शन ए हिंद, बी इंडिया, सी इंडे, डी जमद्वीप। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इंडिया। अरब लोग भारत को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए इंडे, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन बी में हिंद है, ऑप्शन सी इंडिया है, ऑप्शन डी जमद्वीप। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा हिंद। फारसी शब्द हिंदू से मध्यकाल में देश का नाम क्या पड़ा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जमद्वीप। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने भारत को किस नाम से जाना? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जमद्वीप। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा इंडिया। भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा विंध्य। भारत के उत्तर में कौन सी भाषाएं प्रचलित है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी है इंडो यूरोपीय, ऑप्शन सी है मंगोलाइड, ऑप्शन डी है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इंडो यूरोपीय। भारत के दक्षिण में मुख्यतः कौन सी भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए इंडो यूरोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा द्रविड़। भारत की जनसंख्या में कौन सी प्रमुख नस्लों का मिश्रण है? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बी पोलियो मेडिटेरेनियम, सी काकेसाइड निग्रोइड मंगोलाइड और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय इतिहास में प्रमुख नस्लों का अध्ययन किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए भूगोल, बी राजनीति, सी समाजशास्त्र, डी इतिहास का समाजशास्त्रीय पक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इतिहास का समाजशास्त्रीय पक्ष। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भारतीय इतिहास के 3 भाग कौन कौन से हैं? ए प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, बी प्राचीन आधुनिक आधुनिक भारत, सी प्राचीन प्रारंभिक आधुनिक, डी मध्यकालीन आधुनिक आधुनिक भारत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? ए जॉर्ज कुले, बी क्रिस्टोफ सेलियर्स, सी विलियम जॉनसन, डी इब्राहिम खान। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा क्रिस्टोफ सेलियर्स। क्रिस्टोफ सेलियर्स का जीवन काल कौन सा था? 1638 से 1707, 1600 से 1670, 1650 से 1720 और 1620 से 1690। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1638 से 1707 तक। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाने लगा? ए हिंदू धर्म के कारण, बी फारसी शब्द हिंदू से, सी अंग्रेजों ने कहा, डी जमद्वीप से। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा फारसी शब्द हिंदू से। जमद्वीप शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भारत का देश, बी जामुन वृक्षों का द्वीप, सी हिंदू का देश, डी नदी का देश। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा जामुन वृक्षों का द्वीप। भारत के उत्तर में कौन सी भाषाएं मुख्य है? ए द्रविड़, बी इंडो यूरोपीय, सी फारसी, डी अरबी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इंडो यूरोपीय। भारतीय की क्षत्रिय भाषा और जातीयता का विभाजन किस प्राकृतिक सीमा पर आधारित है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा विंध्य। भारत की क्षत्रिय भाषा और जातीयता का विभाजन किस प्राकृतिक सीमा पर आधारित है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा विंध्य। भारतवर्ष में उत्तर में कौन सी जनजातियां अधिक पाई जाती है? ए मंगोलाइड, बी इंडो यूरोपीय भाषा, सी द्रविड़, डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इंडो यूरोपीय भाषा। भारतवर्ष में दक्षिण में मुख्यतः कौन सी जनजातियां हैं? ए मंगोलाइड, बी इंडो यूरोपीय, सी द्रविड़, डी पैलियो मेडिटेरेनियम। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा द्रविड़।
भारतवर्ष में मंगोलाइड नस्ल का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पूर्वोत्तर भारत। प्राचीन भारत की अवधि का अध्ययन किस लिए किया जाता है? सभ्यता और संस्कृति, आधुनिक राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सभ्यता और संस्कृति। मध्यकालीन भारत के अध्ययन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए राजा महाराजा और साम्राज्य, ऑप्शन बी आधुनिक विज्ञान, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी अंग्रेजी शासन। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा राजा महाराजा और साम्राज्य। आधुनिक भारत का इतिहास किस घटना से शुरू माना जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य, ऑप्शन सी ब्रिटिश राज, ऑप्शन डी प्राचीन सभ्यता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा ब्रिटिश राज। भारत में द्रविड़ भाषाएं मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत, ऑप्शन डी पूर्व भारत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दक्षिण भारत। भारत की प्रमुख नस्लों में कौन सी नस्ल दक्षिण भारत में पाई जाती है? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बी पैलियो मेडिटेरेनियन, सी मंगोलाइड, डी काकेसाइड। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भारत शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत नामक प्राचीन कबीले, भरत नामक प्राचीन कबीले, बी जमद्वीप, सी हिंदू धर्म, डी सिंधु नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा भरत नामक प्राचीन कबीले। तो ये था भारत का इतिहास का जो छोटा सा आपको टॉपिक फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो सारा है। तो आप लोग अगर इतना आप लोग पढ़ लोगे, इस टॉपिक से इतना ऑब्जेक्टिव बना है, तो आप लोग अगर ये पढ़ लोगे तो आगे पढ़ने की इससे कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर तो आगे बढ़ते हैं। अब है प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1 धर्म ग्रंथ, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 विदेशियों का विवरण व 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये आप लोग को छोटा सा टॉपिक दिख रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड निकलते हैं। आप लोग के एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आता है तो आप लोग बोलते हो जीके में ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है, लेकिन आप लोग को बस ये टॉपिक दिया गया है और आप लोग को ढूंढना है जो इस टॉपिक से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बनेगा और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे। तो वही मैं पूरे अच्छे से एमसीक्यूज ढूंढ के लाई हूँ। इससे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इससे रिलेटेड, और वो मैं करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन का आंसर देकर आप आओ। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, इसका आंसर होगा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर वेद होगा। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास होगा। आप लोग को इसमें ऑप्शन में नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैं ऐसे ही करके दे रही हूँ। और आप लोग बस ये याद रखोगे तो एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे दे, आप लोग को जो याद रहेगा वही ऑप्शन, आप लोग को जो सही रहेगा वही ऑप्शन आप लोग को टिक करना है। ओके, तो वेदों के संकलन कर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किस ग्रंथ में है? इसका आंसर वेद होगा। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को किस रूप में माना गया है? नित्य एवं अपौरुषेय।
चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता। आगे है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम को उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इस टॉपिक से पीछे मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुकी हूँ। तो अब मैं आगे पढ़ रही हूँ ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों का प्रशंसा पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान एवं सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट में दिया है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध न्याय से है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका आंसर 10 होगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, वाल्खिल्य पाठ सहित 1039 है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद ऋचाएं पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होते। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो इसका आंसर तृतीय मंडल होगा, विश्वामित्र कृत। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वां मंडल होगा। ऋग्वेद के अष्टम मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर खिल होगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो इसका आंसर 10वां होगा, 10वां मंडल। नदी स्तुति सूक्त किसमें है? तो इसका आंसर ऋग्वेद 10वें मंडल में होगा। पुरुष सूक्त किसमें है? तो इसका आंसर ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नासदीय सूक्त सृष्टि संबंधी अनुमान किसमें है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक किसमें है? तो इसका आंसर ऋग्वेद के 10वें मंडल में होगा। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक किसमें है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का प्रथम स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण किस अंग से उत्पन्न हुए? तो इसका आंसर मुख होगा। क्षत्रिय किस अंग से उत्पन्न हुए? तो इसका आंसर भुजाएं होगी। वैश्य किस अंग से उत्पन्न हुए? तो इसका आंसर जंघा होगा। शूद्र किस अंग से उत्पन्न हुए? तो इसका आंसर चरण होगा। ऋग्वेद में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध किससे है? गाय। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो इसका आंसर ब्राह्मण का, आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित कितनी ऋचाएं हैं? लगभग 250। ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित कितनी ऋचाएं हैं? तो इसका आंसर लगभग 200 होगी। वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है? तो इसका आंसर ऋग्वेद में होगा। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर शतपथ ब्राह्मण होगा। आप लोग को वामनावतार के बारे में पता है या नहीं पता है? तो आगे मैं बताऊंगी। ईसा पूर्व एवं ईस्वी।
वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ई का लैटिन भाषा शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता आदिति थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में लिखा है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सप्तक ब्राह्मण का स्थान है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आगे करूंगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? तो उल्टी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर 563 ईसा पूर्व होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर 483 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ सन क्या कहलाता है? ईस्वी सन। ईस्वी सन को संक्षेप में क्या लिखा जाता है? तो ई। एडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी किस भाषा का शब्द है? लैटिन। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? मतलब विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पुस्तक कब लिखी गई? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक कब लिखी गई? तो 1904 में। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 1/3 भाग किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा सिकंदर का आक्रमण पर। स्मिथ के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पहले किसका अभाव था? तो इसका आंसर राजनीतिक एकता। स्मिथ ने भारतीय शासन की कौन सी विशेषताएं बताई? तो तानाशाही। वामन अवतार किसके पहले मानव रूप अवतार थे? तो भगवान विष्णु के। वामन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा वामन ऋषि। वामन की माता कौन थी? इसका आंसर आदिति होगा। वामन का जन्म किस रूप में हुआ? तो बौने ब्राह्मण के रूप में। वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाना। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा उपेंद्र। भगवान वामन श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार थे, जिन्होंने राक्षस राजा बलि के अहंकारी शासन को समाप्त कर देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाने और धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी और 3 कदमों में ही पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश को माप लिया और राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश दिया। ये था भगवान वामन की कहानी। भगवान वामन के बारे में मुख्य बातें हैं। श्री हरि का अवतार वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे और उन्हें
श्री हरि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह जो पापों को दूर करता है। बलि का अहंकार समाप्त किया। उन्होंने राक्षस राजा बलि के दर्प को नष्ट किया, जिसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। भगवान वामन ने यह सुनिश्चित किया कि राजा बलि को अपने वचन पर अडिग रहना पड़ा। 3 पग का महत्व। वामन ने तीनों पगों से पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश को नापकर देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया और धर्म की स्थापना की। ऋषि कश्यप और आदिति की पुत्र। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और देवी आदिति के पुत्र के रूप में वामन रूप में जन्म लिया था। बक्सर में जन्म। भगवान वामन का जन्म बक्सर सिद्धाश्रम के पास गंगा नदी के तट पर हुआ था और यह स्थान वामन जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य, इस अवतार का मुख्य उद्देश्य राक्षसों की अराजकता को समाप्त करना और सत्य और धर्म की जीत सुनिश्चित करना था। आगे हम अब बढ़ेंगे यजुर्वेद। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेदों में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए है संगीतमय स्रोत, बी है एक यज्ञ एवं बलिदान की विधि, सी है ऋषियों के संवाद, डी है चिकित्सा विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यज्ञ एवं बलिदान की विधि। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ए होत्री, बी उदागता, सी अथर्ववेद, डी ब्राह्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। यजुर्वेद में किस विधि का विशेष वर्णन है? ऑप्शन ए विवाह विधि, ऑप्शन बी बलिदान विधि, ऑप्शन सी यज्ञोपवीत विधि, ऑप्शन डी उपनयन विधि। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बलिदान विधि। यजुर्वेद किस रूप में रचा गया है? ऑप्शन ए केवल पद्य, ऑप्शन बी केवल गद्य, ऑप्शन सी गद्य एवं पद्य दोनों, ऑप्शन डी संवाद चलित। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, गद्य एवं पद्य दोनों। यजुर्वेद का क्या अर्थ है? यज्ञ में गाए जाने वाले स्रोत, यज्ञ की आहुतियों और विधियों का ज्ञान, शाम गान की ध्वनियां, डी ऋषियों के उपदेश। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यज्ञ की आहुतियों और विधियों का ज्ञान। यजुर्वेद में किस प्रकार का पाठ प्रमुख है? ऑप्शन ए सरस्वर पाठ, ऑप्शन बी मौन पाठ, ऑप्शन सी ललित पाठ, ऑप्शन डी काव्य पाठ। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सरस्वर पाठ। यजुर्वेद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें दार्शनिक प्रश्नों का समाधान है, ऑप्शन बी इसमें चिकित्सा विज्ञान का विवरण है, ऑप्शन सी इसमें यज्ञों के नियम व विधान संकलित है, ऑप्शन डी इसमें युद्ध विज्ञान का वर्णन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें यज्ञों के नियम का व विधान संकलित है। यजुर्वेद किस वैदिक शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी अर्थवेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी यज्ञ से। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यज्ञ से। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गान और संगीत की रचना करना, ऑप्शन बी यज्ञ संपन्न करना, ऑप्शन सी युद्ध में रणनीति बनाना, ऑप्शन डी औषधि ज्ञान देना। तो इसका आंसर होगा बी, यज्ञ संपन्न करना। यजुर्वेद को किस प्रकार का वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए गान प्रधान वेद, ऑप्शन बी क्रम प्रधान वेद, ऑप्शन सी औषध प्रधान वेद, ऑप्शन डी स्रोत प्रधान वेद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रम प्रधान वेद। यजुर्वेद में किस विधि का विशेष उल्लेख है? ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर होगा बलिदान विधि। यजुर्वेद में किस प्रकार का पाठ प्रमुख है? इसका आंसर सरस्वर पाठ। यजुर्वेद में क्या संकलित है? तो इसका आंसर यज्ञों के नियम और विधान। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ की आहुतियां और विधियों का ज्ञान। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? इसका आंसर 101 होगा। वर्तमान में यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य संहिता ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वाजसनेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद का मुख्य संहिता ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तैत्तिरीय संहिता। यजुर्वेद की शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? उत्तर कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आर्णयक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आर्णयक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा
तैतरीय आर्य। तत्त ब्राह्मण में किस विषय का विशेष वर्णन है? इसका आंसर होगा अग्निहोत्र और अश्वमेध यज्ञ। तैतरीय संहिता में किसका वर्णन है? इसका आंसर होगा यज्ञ की विधि। वार्ष्णेय संहिता का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा यज्ञ अनुष्ठान। यजुर्वेद में किस प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा अग्निहोत्र, अश्वमेध, राजस, सोमयज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा सूर्य की उपासना और शुद्धि। अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा राज्य विस्तार और प्रभुत्व। राजस्व यज्ञ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राजा के अभिषेक से। सोमयज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा देवताओं को प्रसन्न करना। यजुर्वेद किस देवताओं को अधिक महत्व देता है? तो इसका आंसर होगा अग्नि और इंद्र। यजुर्वेद में बलिदान किसके लिए अनिवार्य बताया गया है? तो इसका आंसर होगा देवताओं और पितरों के लिए। यजुर्वेद का कौन सा अंग समाज में आचार व्यवहार सिखाता है? तो आंसर होगा ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका आंसर होगा अनुष्ठान और कर्मकांड से। यजुर्वेद का पाठ कौन कराता है? तो इसका आंसर होगा अधर्व्य पुरोहित। यजुर्वेद किस काल में रचा गया? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत। यजुर्वेद किस आधार पर गद्य और पद में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा यज्ञ की प्रक्रिया के अनुसार। यजुर्वेद का किस क्षेत्र में विशेष महत्व था? तो इसका आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान। यजुर्वेद के अनुसार पुरोहित को कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 4। होत्री, उदागाता, अधर्व्य, ब्रह्मा। यजुर्वेद के अधर्व्य शब्द का यजुर्वेद में अधर्व्य शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा यज्ञ कराने वाले पुरोहित। यजुर्वेद को किस प्रकार का वेद भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुष्ठान वेद। यजुर्वेद का योगदान भारतीय संस्कृति में किस रूप में है? तो इसका आंसर होगा कर्मकांड और यज्ञ पद्धति का विकास। यजुर्वेद का संबंध मुख्यतः किस वेद से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, क्योंकि मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और अनुष्ठान विधि यजुर्वेद से। यजुर्वेद में वर्णित बलिदान विधि का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा देवताओं को प्रसन्नता और विश्व की कल्याण कामना करना। किस वेद को कर्मकांड वेद कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के अधर्व्य किसे कहते हैं? यज्ञ कराने वाले पुरोहित को। किस वेद में गद्य और पद दोनों मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। किस वेद में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। किस वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो इसका आंसर शुक्ल यजुर्वेद होगा। तैतरीय संहिता किस वेद की शाखा है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण यजुर्वेद। किस वेद में राजस्व यज्ञ का विवरण है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा श्रुति साहित्य। किस वेद का संबंध अधिकतर यज्ञों की प्रक्रिया से है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में पुरोहितों की कौन सी भूमिका प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा अधर्व्य। किस वेद में सोमयज्ञ का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। तत्पथ ब्राह्मण किस यज्ञ पर विशेष जोर देता है? तो इसका आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ। तो ये था आज का टॉपिक, जो इतिहास का 1 पेज आप लोग को जो दिख रहा होगा यजुर्वेद तक है, उसको मैं पूरे कवर करवाई हूँ। वहां तक का पूरे एमसीक्यू से एमसीक्यूज देकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर, इस टाइप से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर के याद कीजिएगा एमसीक्यूज बना के, तो आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। और याद करने से पहले आप जिस टॉपिक का एमसीक्यू याद कर रहे हैं और जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसका पहले आप बुक उल्टा के उसको 1 से 2 बार आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यूज करने आइएगा, तो आपको अच्छे से याद होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट 2 रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं ऐसे ही देते रहूंगी, और ऐसे ही आप टॉपिक वाइज याद करते रहिएगा। पहले आप जिस टॉपिक को याद करना चाहते हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव याद करने आइएगा या वीडियो देखने आइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगले लेक्चर में उस आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।